नाम शाहिद है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक एजुकेशन काउंसलर हूं। हम लोग पटना बिहार और बैंगलोर कर्नाटका में बेस्ड है। ये मेरा तीसरा वीडियो है रिलेटेड टू कॉमेड के। कॉमेड के इसका फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। इसका मतलब है बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजेस का समूह जो कि कर्नाटका में है। ये एक ऑटोनोमस एग्जामिनेशन है जिसके अंदर बहुत सारे सीनियर एकेडमिशियंस और बहुत सारे रेप्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं। इस एग्जामिनेशन को एक इफेक्टिव, फेयर, ट्रांसपेरेंट, नॉन एक्सप्लॉइटिव और नॉन करप्ट वे में करने के लिए दो गवर्निंग बॉडीज इम्पॉर्टेंट हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, जो कि सारा कार्यभार देखते हैं कि इसका प्रोसीड्योर किस तरीके से किया जाए कि ये इस तरीके से जाए कि वो एक इफेक्टिव, फेयर, ट्रांसपेरेंट, नॉन एक्सप्लॉइटिव, नॉन करप्टिव वे में हो। एक गवर्निंग बॉडी है जो कि मेडिकल और डेंटल से आते हैं और दूसरे हैं जो कि इंजीनियरिंग से आते हैं। जो मेडिकल से आते हैं उनका नाम है KPCF, फुल फॉर्म होता है कर्नाटका प्रोफेशनल्स कॉलेज फाउंडेशन, और दूसरा है KUPECA, कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशंस। इसके अंदर 24 डेंटल कॉलेजेस, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 190 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं। कॉमेड के पहली बार कंडक्ट किया गया था ईयर 2004-2005 में। ये एक बहुत रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है। अब के समय में ये सिर्फ वैल्यू रखता है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन पहले इसके अंडर मेडिकल और डेंटल भी कॉलेजेस आते थे। लेकिन नीट के इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं। ये एग्जामिनेशन लगभग 15 साल से चल रहा है और ये एक रोल मॉडल एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, जिसको बहुत सारे जगह से एक्लॉर्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे अप्रिशिएशंस मिल चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमेड के लिए वो बच्चे जो इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, 10th पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी या तो CBSE या ICSE बोर्ड से, स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। अगर इंग्लिश नहीं लिए हुए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जनरल मेरिट स्टूडेंट्स 45% एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। SC, ST, OBC जो स्टूडेंट्स कर्नाटका से हैं सिर्फ उनके लिए 40% है। बाहर वाले बच्चे अगर 40% है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ इनको ये स्टेटस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे उनको SC, ST, OBC का फ़ायदा यहाँ नहीं मिलता है। जो भी बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली पास करना पड़ता है, और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ अगर वो चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिजिकल एजुकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। अगर कोई भी चेंजेस AICTE में आता है तो वो चेंजेस कॉमेड के में भी किया जाएगा। जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा दिया है या कंप्लीट किया है, वो कॉमेड के का एग्जामिनेशन लिखने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कॉमेड के थ्रू लेटरल एंट्री अलाउड नहीं है कर्नाटका में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स इन कॉमेड के सारी क्राइटेरियाज जो हैं वो सेम है इंजीनियरिंग के तरह, थोड़े चेंजेस हैं जो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जनरल मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रीगेट परसेंटेज 50 होना चाहिए, और SC, ST, OBC स्टूडेंट्स जो कर्नाटका के हैं उनके लिए एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 45 होना चाहिए। किसी भी बच्चे ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, अगर उनका मैथ्स सब्जेक्ट है तो वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके लिए कॉमेड के कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं लेता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए वैलिड होता है नाटा का स्कोर। नाटा ये एक एग्जामिनेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि कंडक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा, या फिर आप JEE मेंस का पेपर जो 2 होता है उसका भी स्कोर देकर एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं वहाँ तो।
आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं होता है कॉमेड के में, लेकिन उसके लिए क्या है, सेपरेट से एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म आता है काउंसलिंग के लिए, जो आप फॉर्म फिलअप आपका करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, कॉमेड के में किस किस तरह के कैटेगरीज होते हैं, कौन कौन से रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि जनरल मेरिट कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, तुल्लू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। हैदराबाद कर्नाटका रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की ओर से, क्योंकि ये जो रीजन है ये एक बहुत पिछड़ा रीजन है। इस कारण से उस जगह के उत्थान के लिए जो वहाँ के बच्चे हैं उनको हर एक कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल हो, डेंटल हो या इंजीनियरिंग हो, हर जगह पे उनके लिए एक रिजर्वेशन दिया गया है जिसका नाम रखा गया है हैदराबाद कर्नाटका रीजन। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन जो है वो, मतलब जो आपके रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन है वो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वैलिड तो आप जनरल कैटेगरी में भरें। अगर मानने की बात है आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, किसी भी कैटेगरी में है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जनरल में भरें, क्योंकि आपको एससी एसटी का फ़ायदा नहीं मिलेगा बाद में अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। और डॉक्यूमेंट अगर आप हैं भी, अगर आप एससी हो, एसटी हो या किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो फॉर्म फिलअप के पहले का होना चाहिए। अगर आप भर रहे हैं फॉर्म, वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर है आपके पास, तभी आपको काउंसलिंग में वो सीट उठाने दिया जाएगा। या फिर जो भी, जैसे कि मानने की बात है एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 40%। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 45% ही रहेगा। अगर उससे कम अगर आपका परसेंटेज है 45 से, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने हैदराबाद कर्नाटका रीजन में फॉर्म भरा है, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको काउंसलिंग में सीट उठाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप तुल्लू माइनॉरिटी हैं या क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको भी सीट, जिस भी कॉलेज में तुल्लू माइनॉरिटी कॉलेज है या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो आपको भी सीट उठाने नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद कर्नाटका रीजन का जो कोटा है वो हर कॉलेजेस में है। एससी एसटी ओबीसी जो कर्नाटका के लोग हैं उनका भी कोटा हर कॉलेजेस में है। और उसके बाद जो तीसरा आता है, जैसे तुल्लू माइनॉरिटी है, तुल्लू माइनॉरिटी एक ये कर्नाटका का है। जो कॉलेजेस तुल्लू माइनॉरिटी कॉलेजेस है ये सिर्फ वहीं अवेलेबल है, ये माइनॉरिटी कोटा जो है वो वहीं अवेलेबल होता है और सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी वो हर किसी के लिए होता है। ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी क्रिश्चियन है, चाहे वो कर्नाटका का हो या उसके बाहर का हो, उनके लिए रिजर्वेशन हर जगह पर होता है, जो भी कॉलेजेस क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है कॉमेड के, उसमें क्वेश्चंस कैसा रहता है। क्वेश्चन जो रहता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, मतलब कि एक क्वेश्चन है उसका 4 आंसर है, उसमें एक क्वेश्चन राइट है और 3 रॉन्ग है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है 180 होता है। 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन मैथ्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और उसके लिए टाइम जो आपको दिया जाता है वो 3 घंटे का टाइम होता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। हर राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है पॉजिटिव। रॉन्ग मार्क्स के लिए, रॉन्ग आंसर्स के लिए, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट्स के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन निगेटिव मार्किंग का एक घाटा ये है कि अगर 2 बच्चों का सेम रैंक है, मानने की बात है अगर 2 बच्चे हैं, दोनों का ही मतलब मार्क्स अगर सेम है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस भी बच्चे ने कम रॉन्ग अटैम्प्ट लिया है उनका जो रैंक है लोअर होता है, अच्छा होता है। जिन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट लिया है रॉन्ग, उनका जो है वो ख़राब रैंकिंग में चला जाता है, ऊपर रैंकिंग चला जाता है उस बच्चे से। यहाँ तक तो हो गया भैया। हाँ, ग्राउंड ऑफ डिसमिसल, इसका मतलब होता है अगर आप कुछ भी गलत करते हैं कॉमेड के में, मानने की बात है वो फॉर्म फिलिंग हो या एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे हो या एग्ज़ामिनेशन के बाद हो, कुछ भी, किस
बिना पे आपको डिसमिस किया जा सकता है, आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, या फिर आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। पहला होता है इम्पर्सोनेशन, जैसे कि अगर कोई दूसरा बच्चा किसी और बच्चे के बदले बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा है, अगर आप यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो दिखाने में अगर आप असफल रह रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप इन्विजिलेटर की बात नहीं मान रहे हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर मानने की बात है आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी की मदद कर रहे हैं या किसी से मदद ले रहे हैं, अगर आपका फ़ोटो मिसमैच नहीं हो रहा है, इसलिए फ़ोटो जब भी आप फिल करें तो 3 महीने के अंदर का ही भरें, अगर उससे ऊपर का ना भरें, क्योंकि फ़ोटो मिसमैच होने के कारण आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जा सकता है। अगर आपकी किसी तरीके की पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री है, या अगर आप रैगिंग में इन्वॉल्व हैं, रैगिंग में अगर अपोजिट साइड में अगर इन्वॉल्व है, अगर आप किसी की रैगिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी तरीके से एग्जामिनेशन दे भी देते हैं, सीट ले भी लेते हैं, और बाद में अगर पता चला कि आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है या किसी तरीके की रैगिंग में आप अगर इन्वॉल्व हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम वो है सारा कुछ रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप समय से पहले एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाते हैं, इन्विजिलेटर की बात नहीं मानते हैं, इस ग्राउंड पे भी आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो रद्द किया जा सकता है। इसलिए एग्ज़ामिनेशन में जब जाएं 2 घंटे पहले जाएं, किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस कॉज ना करें वहाँ पे, हर अपने खुद भी आराम से एग्ज़ामिनेशन दें और दूसरों को भी आराम से एग्ज़ामिनेशन देने दें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समय अभी भी वही है जो पहले दूसरे वीडियो के टाइम पे था। अभी भी कोरोना वायरस का वैसा ही प्रकोप है, अभी भी वो फैलता ही जा रहा है। इसलिए एक बार और निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ घर में रहें, सेफ़ रहें, खुद सेफ़ रहें, अपने परिवार वालों को भी सेफ़ रखें, और जो भी गाइडलाइंस हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से दिया जाता है, प्लीज़ 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 इस ख़राब समय में उनका साथ दें। थैंक यू वेरी मच। कल देखे